हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है। देखने से लग रहा है कि आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है। चलना भी चाहिए, मन लगा कर पढ़िए आप लोग। तो हम लोग जो है 11th का यूनिट 2 मेजरमेंट्स पढ़ रहे थे। उसमें डायमेंशंस हम लोग पढ़े हैं और डायमेंशंस को ही फिर हम आज आगे बढ़ाएंगे। उसी में कुछ अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो माय नेम इज एम के सिंह और एम के सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है। इसी चैनल के तहत आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं यूनिट 2 11th का यूनिट 2 मेजरमेंट्स और इसी में डायमेंशंस है ना। तो मेजरमेंट्स डायमेंशंस हम लोग देख रहे हैं 11th में 2 में। तो इसी में फिर कुछ आगे हम लोग देखेंगे इसी में। तो डायमेंशंस में हम लोग को जो देखना है आज जो हम लोग देखेंगे वो फर्स्ट डायमेंशनल वेरिएबल। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह है डायमेंशनल वेरिएबल। ठीक है। तो डायमेंशंस में हम लोग मेजरमेंट्स में यूनिट 2 में डायमेंशंस में डायमेंशनल वेरिएबल देखने जा रहे हैं। तो डायमेंशनल वेरिएबल क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल क्या है। तो पहले कुछ लिखे इसके बारे में कि दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which have dimensions as well as changes value is called dimensional variable, तो डायमेंशनल वेरिएबल देख रही है कि दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशंस, जिसके पास डायमेंशंस है, एज वेल एज साथ ही साथ चेंजेज वैल्यू भी चेंज करता है, इज कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल। जिसके पास डायमेंशन भी है और जिसका वैल्यू भी चेंज करता है उसको डायमेंशनल वेरिएबल कहते हैं। तो जिसके पास डायमेंशन भी है और जिसका वैल्यू भी चेंज करता है उसको डायमेंशनल वेरिएबल कहते हैं। तो दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशंस एज वेल एज चेंजेस वैल्यू इज कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं तो बहुत सारा डायमेंशनल वेरिएबल तो बहुत सारा है। जैसे फोर्स डायमेंशनल वेरिएबल है। फोर्स का डायमेंशन भी होता है, देखते हैं mlt-2 होता है और इसका वैल्यू भी चेंज करता है और वैल्यू भी चेंज करता है, चेंजेस वैल्यू। तो वैल्यू भी इसका चेंज करता है, इसलिए क्या है, ये डायमेंशनल वेरिएबल है। है ना। तो इसके पास डायमेंशन भी होता है और वैल्यू भी चेंज करता है, इसलिए क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल है। क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल है। इसी तरह से फोर्स के बाद वेलोसिटी हो गया, आपको एक्सेलरेशन हो गया, है ना, एक्सेलरेशन हो गया, etc। ये सब क्या है, ये सब ऑल आर डायमेंशनल वेरिएबल, है ना। ऑल आर डायमेंशनल वेरिएबल, चूंकि इसका वैल्यू भी चेंज करता है और इसके पास डायमेंशन, वेलोसिटी के पास डायमेंशन भी होता है, इसका वैल्यू भी चेंज करता है। एक्सेलरेशन के पास डायमेंशन भी होता है, इसका वैल्यू भी चेंज करता है। फोर्स के पास डायमेंशन भी होता है, इसका वैल्यू भी चेंज करता है, इसलिए ऑल आर डायमेंशनल वेरिएबल। तो बहुत सारा है, फिजिक्स में बहुत सारा है डायमेंशनल वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आते हैं हम लोग डायमेंशनल वेरिएबल के बाद डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो डायमेंशनलेस वेरिएबल है कि दोज टाइप ऑफ, ये डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल, दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which have not dimension but changes
value is called dimensionless variable, है ना। तो दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नॉट डायमेंशन, जिसके पास विच हैव नॉट डायमेंशंस, है ना। तो दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नॉट डायमेंशंस बट चेंजेज वैल्यू इज कॉल्ड डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नॉट डायमेंशंस, इसके पास डायमेंशन नहीं होता बट चेंजेज वैल्यू चेंज करता है, इज कॉल्ड डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो जिसके पास डायमेंशन नहीं होता है लेकिन वैल्यू चेंज करता है, जिसके पास डायमेंशन नहीं होता है लेकिन वैल्यू चेंज करता है, उसको डायमेंशनलेस वेरिएबल कहते हैं। जिसके पास डायमेंशन नहीं होता है लेकिन वैल्यू चेंज करता है, उसको डायमेंशनलेस वेरिएबल कहते हैं। तो दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नॉट डायमेंशंस बट चेंजेज वैल्यू इज कॉल्ड डायमेंशनलेस वेरिएबल कहा जाता है। तो एग्जाम्पल में आ सकता है जैसे स्ट्रेन, स्ट्रेन के बाद आ जाइए एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन, एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना, स्ट्रेन एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये सब क्या है, ये सब जो है डायमेंशनलेस वेरिएबल है। ये डायमेंशन होता है, डायमेंशन नहीं होता है लेकिन वैल्यू चेंज करता है, इसलिए इसको डायमेंशनलेस वेरिएबल हम लोग कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल हम लोग कह सकते हैं इसको। जैसे स्ट्रेन हुआ, एंगल हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हुआ, तो इसका वैल्यू चेंज करता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। तो इसको मिटा दे, लिख लिए। अब देखिए इसको मिटाते हैं। तो ये डायमेंशनलेस वेरिएबल के अंतर्गत आएगा। अब कैसे आएगा देखिए, तो इसका वैल्यू चेंज करता है। जैसे स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए डायमेंशनलेस है। यह क्या है, डायमेंशन। चेंज इन लेंथ लेंथ ही हुआ और ओरिजिनल लेंथ लेंथ ही हुआ, तो L बाई एल हो जाएगा, L बाई एल। तो L माइनस एल जीरो हो जाएगा, L पर पावर क्या हो जाएगा, जीरो। तो कोई डायमेंशन इसके पास नहीं है कोई डायमेंशन नहीं है। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है ये। तो L L आ गया, तो L L तो कैंसिल ही हो गया। हाँ, L L क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना, L L कैंसिल हो गया। पावर यहाँ 1 था और L माइनस 1, तो L पर जीरो आ जाएगा, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन इसका नहीं होगा चूंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। स्ट्रेन के बाद आ जाइए एंगल, एंगल बराबर होता है आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। तो ये भी क्या हो जाएगा, L बाई एल ही होगा, तो ये भी डायमेंशनलेस वेरिएबल हो गया, डायमेंशनलेस वेरिएबल। चूंकि आर्क का भी डायमेंशन L होता है और रेडियस का भी डायमेंशन L होता है, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए भी डायमेंशनलेस वेरिएबल हो गया ना। उसके बाद आ जाइए इसको, एंगल के बाद आ जाइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। तो स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये हो जाएगा LT माइनस 1 और ये भी LT माइनस 1, तो ये भी डायमेंशनलेस डायमेंशनलेस वेरिएबल है ना। ये भी दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी, दोनों वेलोसिटी का है, तो ये भी डायमेंशनलेस। देख लिए कि दोनों का डायमेंशन एक होगा, कट जाएगा, तो ये डायमेंशनलेस वेरिएबल हो जाएगा, इसके पास भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। देख रहे हैं ना। उसके बाद आ जाइए, मिटा दे।
उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बराबर होता है F/R। एफ होता है फ्रिक्शनल फोर्स बटा नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी वही है, इसका भी डायमेंशन MLT-2 और नॉर्मल रिएक्शन भी MLT-2, तो ये भी डायमेंशन लेस वेरिएबल हो जाएगा। डायमेंशन नहीं होगा चूंकि कट जाएगा, वेरिएबल डायमेंशन लेस वेरिएबल हो जाएगा। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है तो ये डायमेंशन लेस वेरिएबल है, देख लिए। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, डायमेंशन लेस वेरिएबल है। तो देख लिए दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नॉट डायमेंशंस बट चेंजेस वैल्यू इज कॉल्ड डायमेंशन लेस वेरिएबल। जैसे स्ट्रेन एंगल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ डायमेंशन लेस वेरिएबल, आर्क L/L ही होगा डायमेंशन लेस वेरिएबल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स LT- डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन तो वैल्यू बदलता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है इसलिए ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था डायमेंशन लेस वेरिएबल। मिटा दे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड में। इसके बाद थर्ड में आइए, अब देखिए थर्ड नंबर है डायमेंशनल। थर्ड नंबर में डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट में आते हैं हम लोग। तो डायमेंशनल कांस्टेंट है थर्ड में। अब डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है, इसको डिफाइन कर लीजिए कि दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी those type of physical quantity which have dimensions and but constant value. Those type of physical quantity which have dimensions but constant value is called dimensionless. Is called dimensional constant. Is called dimensional constant. So those type of physical quantity which have dimensions but constant value, those type of physical quantity which have dimensions but constant value is called dimensional constant. तो इसके पास डायमेंशन होता है लेकिन वैल्यू कांस्टेंट होता है, वैल्यू चेंज नहीं करता। उसमें वैल्यू चेंज करता था, इसके पास डायमेंशन भी होता है लेकिन वैल्यू चेंज नहीं करता है। जिसके पास डायमेंशन भी होता है लेकिन वैल्यू चेंज नहीं करता है। तो दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशंस, डायमेंशन होता है बट लेकिन कांस्टेंट वैल्यू होता है, वैल्यू चेंज नहीं करता है, उसको डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल में आ जाइए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाइए, जिसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सेकंड आ जाइए प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स एक साइंटिस्ट ही थे, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड आ जाइए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन भी एक साइंटिस्ट थे, जिसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिफ्थ आइए गैस कांस्टेंट।
जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। गैस कांस्टेंट को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है? आर से। उसके बाद आइए परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये सब जो है ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। इसका वैल्यू, इसका डायमेंशन होता है लेकिन वैल्यू नहीं बदलता है। डायमेंशन होता है लेकिन इसका वैल्यू नहीं बदलता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट एंड परमिटिविटी। तो अब एक एक करके देखते हैं हम लोग। इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कैसे डायमेंशन है इसके पास। तो फर्स्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे लिखेंगे? तो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग जानते हैं कि F बराबर 1/F बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ जी क्या है? तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और m1 m2 मास है, आर है सेपरेशन बिटवीन मासेस जो है उसके बीच सेपरेशन है, m1 m2 के बीच सेपरेशन है, ठीक है। तो यहाँ फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको भी लिख लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जान रहे हैं। m1 m2 क्या है? ये दोनों जो है मास ऑफ पार्टिकल है, मास ऑफ पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स का। ये है सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स, सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स है। अब देखिए तो कैसे लिखेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जी बराबर हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बटा m1 m2, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जी F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। तो ये SI यूनिट लिखेंगे, सॉरी डायमेंशन ऑफ जी क्या हो जाएगा? तो डायमेंशंस ऑफ जी, तो जी का डायमेंशंस ऑफ जी क्या हो जाएगा? तो देखिए फोर्स का डायमेंशन mLT-2, डिस्टेंस का L स्क्वायर, मास का m इंटू m। तो एक m से m तो चला गया, तो m-1 LQ और T-2। तो m-1 आया, m ऊपर गया, m-1 LQ और T-2, है ना। तो ये था डायमेंशंस ऑफ जी, इट इज कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ जी, है ना। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है वो देखिए। वैल्यू ऑफ जी क्या होता है? तो देखिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जो नहीं बदलता है, हमेशा इतना ही रहता है, ये वैल्यू नहीं बदलता है, ये वैल्यू हमेशा इतना ही रहता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो देख लिए कि इसके पास डायमेंशन है और वैल्यू भी है, लेकिन वैल्यू कांस्टेंट है। डायमेंशन है, इसका वैल्यू है, लेकिन वैल्यू कांस्टेंट है, यह नहीं बदलता है, इसलिए इसको डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। मिटा दे, इसको मिटा दे, लिख लिए आप लोग? हाँ लिख लिए, तो मिटा देते हैं इसको। उसके बाद सेकंड आइए, डायमेंशनल कांस्टेंट के बाद जो हम लोग का सेकंड है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट के बाद आ जाइए प्लैंक्स कांस्टेंट, मिटता नहीं है हिसाब से। प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाइए, सेकंड है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट हम लोग जानते हैं E=h होता है। ये होता है एनर्जी, ये होता है फ्रीक्वेंसी, और h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो h बराबर क्या हो जाएगा? E/ν। तो डायमेंशंस ऑफ h कितना होगा? तो देखिए एनर्जी का डायमेंशन, जो वर्क का डायमेंशन होता है वही एनर्जी का, तो mL² T-2। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन T-1, तो h बराबर हो जाएगा mL² T-2 + 1। तो h का डायमेंशन ऑफ h कितना हो जाएगा?
तो डायमेंशन ऑफ H हो जाएगा ml²। तो ये हम लोग देख लिए। तो डायमेंशन ऑफ H कितना होगा ml² और T-1, है ना। तो देख लिए कि एनर्जी का डायमेंशन ml² T-2 और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन T-1। तो ये ऊपर चला गया तो ml² T-2 + 1 तो ml² T-2। तो ये डायमेंशंस ऑफ H आ गया। अब वैल्यू भी इसका होता है, वैल्यू भी होता है। वैल्यू ऑफ H का वैल्यू 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। जो कांस्टेंट होता है नहीं बदलता है, जो कांस्टेंट होता है नहीं बदलता है। तो देख लिए इसके पास भी डायमेंशन है लेकिन वैल्यू भी है, लेकिन वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसको भी कहेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट। तो डायमेंशन भी होता है, इसके पास वैल्यू भी होता है, वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए डायमेंशनल कांस्टेंट बोलेंगे। नोट कर लिए, नोट कर लिए, हो गया, मिटाते हैं। उसके बाद आ जाइए, थर्ड है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। थर्ड कितना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में E = 3/2 kT हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ E जो एनर्जी है इसमें, और K जो है T टेम्परेचर है, और K तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है K। अब K बराबर कितना होगा, तो 2E/3T। तो डायमेंशंस ऑफ K क्या होगा, तो देखिए, तो एनर्जी का डायमेंशन ml² T-2 और टेम्परेचर का K, तो ml² T-2 K-1। तो ये डायमेंशन हो गया। टेम्परेचर का केल्विन होता है K, तो ml² T-2 K-1 डायमेंशन हो गया। किसका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K का डायमेंशन जो हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K का डायमेंशन हमारा जो आया वो क्या आ गया, ml² T-2 K-1, ml² T-2 K-1, है ना। तो ये हम लोग देख लिए एनर्जी का डायमेंशन। यहाँ K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसका वैल्यू भी होता है, वैल्यू होता है इसका, वैल्यू ऑफ K क्या होता है, तो वैल्यू इसका होता है आपको 1.380 × 10⁻23 जूल केल्विन -1, जूल केल्विन -1, है ना। तो ये वैल्यू तो देख लिए, इसका वैल्यू भी कांस्टेंट होता है। तो इसके पास डायमेंशन भी है, वैल्यू भी है, लेकिन वैल्यू कांस्टेंट है और डायमेंशन भी होता है, इसलिए इसको डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। हाँ, तो ये हम लोग देखे हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट हम लोग देख लिए। तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब इसके बाद हम लोग को है गैस कांस्टेंट, तो इसको मिटा दें। अब देखिए गैस कांस्टेंट, अब हम लोग का है गैस कांस्टेंट देखना है। क्या देखना है, गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट जो है, तो आइडियल गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन में PV बराबर होगा nRT। n बराबर अगर 1 मोल लेते हैं तो PV बराबर होगा RT, है ना। तो ये n बराबर अगर 1 लेते हैं हम लोग, 1 मोल के लिए लेंगे, ये तो n मोल के लिए है, n बराबर 1 मोल, तो PV बराबर क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। अब देखिए यहाँ P क्या है, तो P यहाँ प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, T क्या है, टेम्परेचर है, और R तो गैस कांस्टेंट है, जान ही रहे हैं। तो R बराबर हो जाएगा आपको P × V/T। तो प्रेशर, तो डायमेंशंस ऑफ, इसको ऊपर लिखते हैं, तो डायमेंशंस ऑफ R लिखेंगे, तो डायमेंशंस ऑफ R क्या हो जाएगा, तो प्रेशर का डायमेंशन ml-1 T-2 और वॉल्यूम का L³ डिवाइड K। ये हो जाएगा आपको ml² -1 और +3, तो ml² T-2 K-1। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और
और आर का डायमेंशन एक ही होता है, ml स्क्वायर t-2 k-1। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और आर का डायमेंशन एक ही होता है, ml स्क्वायर हो जाएगा -1 प्लस t-2 k-1। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू भी है, अब इसका वैल्यू भी है, तो वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू ऑफ आर, तो आर का वैल्यू होता है आपको 8.314 जूल मोल -1 और केल्विन -1 है ना। तो 8.314 जूल मोल -1 केल्विन -1 होता है, जूल मोल -1 केल्विन -1, तो 8.314। तो ये वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो देख लिए गैस कांस्टेंट में भी वैल्यू कांस्टेंट है, वैल्यू भी है और डायमेंशन भी है, इसलिए डायमेंशनल कांस्टेंट है। क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो मिटा दे इसको, ठीक है, मिटा दे। अब देखिए, अब आपका नाउ लास्ट जो लिखे हैं वो है, जैसे आपको अब क्या है देखिए, तो परमिटिविटी तो परमिटिविटी फ्रॉम कूलॉम्स लॉ हम लोग जानते हैं, पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ द फोर्सेस में पढ़ेंगे, जो चैप्टर शुरू करेंगे अब इसके बाद फोर्सेस उसी में पढ़ेंगे। तो फ्रॉम कूलॉम्स लॉ से हम लोग क्या देख रहे हैं, तो फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, तो इसमें हम लोग कूलॉम्स लॉ भी देखेंगे, फोर्सेस इन नेचर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। तो फ्रॉम कूलॉम्स लॉ F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो F जो है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये चार्ज है, चार्ज के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग जस्ट। उसके बाद सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, ये जब चैप्टर फाइनल होगा तो फोर्सेस शुरू करेंगे, फोर्सेस इन नेचर, तो उसमें ये सब देखेंगे हम लोग। तो सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, तो ये लिखेंगे तब एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q1 Q2 बटा 4 पाई R स्क्वायर इंटू F होगा। Q1 Q2 एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा Q1 Q2 बटा 4 पाई R स्क्वायर इंटू F होगा। अब लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, तो डायमेंशंस ऑफ चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा कूलॉम्ब, चार्ज का कूलॉम्ब होता है, सॉरी डायमेंशंस लिख रहे हैं, यूनिट नहीं, चार्ज का डायमेंशन AT होता है, क्या होता है AT इंटू AT, डिवाइड फोर्स का डायमेंशन MLT-2, आइए डिस्टेंस का स्क्वायर है तो L स्क्वायर, तो M ऊपर जाएगा तो M-1 L माइनस Q, और 2T और 2T तो 4T T4 4T हो जाएगा A स्क्वायर। तो देख लिए, तो M-1 M ऊपर गया M-1, LQ तो L-Q, T2 और T2 तो T4 और A स्क्वायर आ गया, तो M-1 L-Q T4 A स्क्वायर। तो देख लिए M-1 L-Q और T4 क्या हो गया, A स्क्वायर आ गया। तो इसको हम लोग डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसका वैल्यू भी होता है, तो वैल्यू क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 8.85 इंटू 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो देख लिए इसके पास डायमेंशन भी है और वैल्यू भी कांस्टेंट है, इसलिए डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसलिए क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी फॉर एयर एंड वैक्यूम है, ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी फॉर एयर एंड वैक्यूम है, परमिटिविटी फॉर एयर और वैक्यूम है। तो ये परमिटिविटी फॉर एयर और वैक्यूम है, समझ गए। तो हम लोग देख लिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेपरेशन आ गया, चार्ज है, ये चार्जेज है, ये दोनों चार्जेज है ना। और फ्रॉम कूलॉम्स लॉ देख लिए, तो ये आ गया AT तो ML स्क्वायर, तो MLQ तो M-1 L-Q T4 A स्क्वायर। तो डायमेंशन भी है और इसका वैल्यू भी है, इसलिए डायमेंशनल कांस्टेंट है। क्या है, डायमेंशनल। तो देख लिए जिसके पास डायमेंशन है
लेकिन वैल्यू कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। तो डायमेंशन है, वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए इसको डायमेंशनल कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, मिटा दे, लिख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग 4 नंबर में 4 में डायमेंशनल कांस्टेंट के बाद डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब आएंगे डायमेंशन लेस। डायमेंशनल कांस्टेंट था और ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे डायमेंशनल वेरिएबल था, डायमेंशन लेस वेरिएबल था, उसी तरह से ये भी आ जाएगा आपको डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो 4 नंबर में डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो देखिए डायमेंशन लेस कांस्टेंट जो होता है वह है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, परिभाषित कर सकते, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें है कि दोज टाइप ऑफ क्वांटिटी which have not dimensions but constant value is called dimensionless constant। तो देख लिए those type of quantity which have not dimensions but constant value is called dimensionless constant। तो जिसके पास डायमेंशन नहीं है, दोज टाइप ऑफ क्वांटिटी विच हैव नॉट डायमेंशंस, इसके पास डायमेंशन नहीं है लेकिन वैल्यू कांस्टेंट होता है। लेकिन वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, उसको डायमेंशन लेस कांस्टेंट कहते हैं। जिसके पास डायमेंशन नहीं है लेकिन वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, उसको डायमेंशन लेस कांस्टेंट कहते हैं। तो इसके पास वैल्यू नहीं, जिसके पास डायमेंशन नहीं है लेकिन वैल्यू कांस्टेंट होता है तो डायमेंशन लेस। जैसे यहाँ काउंटिंग नंबर आ जाता है, काउंटिंग नंबर में काउंटिंग डिजिट ले सकते हैं हम लोग, तो डिजिट्स है ना। तो काउंटिंग डिजिट्स में आ जाता है, काउंटिंग डिजिट्स में हम लोग जैसे कि 1 2 3 4 5 ये डिजिट्स जो है, काउंटिंग डिजिट्स जो है ये आ सकता है ना। उसके बाद पाई का वैल्यू 3.14 होता है, ये आ गया। उसके बाद फ्रैक्शन भी होगा, फ्रैक्शन अगर होगा इस टाइप में 3/2 है ना, फ्रैक्शन अगर 3/2 3/4 1/2 डॉट फ्रैक्शन ये भी। तो ऑल आर ये सब जो है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इट इज़ कॉल्ड डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ये सब डायमेंशन लेस कांस्टेंट है ना। तो काउंटिंग डिजिट्स के अंतर्गत आ जाएगा, डिजिट्स 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे। ये सब डायमेंशन लेस है, पाई भी डायमेंशन लेस है, फ्रैक्शन 3/2 जो भी फ्रैक्शन आएगा ऑल आर डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तो ये सब डायमेंशन लेस कांस्टेंट के अंतर्गत आएगा, समझ गए। तो ये था आपको डायमेंशन लेस कांस्टेंट है ना। तो हम लोग देख लिए कि अकॉर्डिंग टू डायमेंशन हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को ही डिवाइड कर सकते हैं, चाहे ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी को 4 पार्ट में हम लोग कर दिए। तो इसमें 4 पार्ट में तो फर्स्ट तो जस्ट लाइक ए न्यूमरिक के फॉर्म में है, ये नंबर के रूप में है, ये नंबर के डिजिट्स जो है, काउंटिंग डिजिट्स जो है हमारा ये सब है, पाई है, फ्रैक्शन जो आता है, ये सब ऑल आर डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। और फर्स्ट जो था डायमेंशनल वेरिएबल था, डायमेंशनल वेरिएबल तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारा है और फिजिक्स में बहुत सारा डायमेंशनल वेरिएबल है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वर्क है, टॉर्क है, बहुत सारा डायमेंशनल वेरिएबल है। जिसके पास डायमेंशन होता है वैल्यू भी चेंज करता है। डायमेंशनलेस वेरिएबल का कुछ लिमिटेशन है जिसमें बताए थे, स्ट्रेन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये सब डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशनल कांस्टेंट में भी कुछ लिमिटेशन है, जो डायमेंशनल कांस्टेंट जिसके पास डायमेंशन है लेकिन वैल्यू नहीं बदलता है। और डायमेंशन लेस कांस्टेंट में यही आ गया, जो ये नंबर डिजिट्स जो है, काउंटिंग डिजिट्स हम लोग जो आ रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 पाई और फ्रैक्शन जो आएगा, ये सब डायमेंशन लेस कांस्टेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग देख लिया आज डायमेंशंस में इतना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।